So good morning to all of you. So basically we were discussing that in physics we need to measure the things and physics में basically हम लोग measurement करते हैं और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज़ दैट मैं बोलूं कि कल बहुत गर्मी थी, आज कम गर्मी है, तो कल मैंने बहुत ज़्यादा स्वेट किया, आज मैंने कम स्वेट किया, कल बहुत और ज़्यादा गर्मी होगी तो मैं कल ज़्यादा स्वेट करूँगा। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ कि बहुत कम, मीडियम, मीडियोकर, ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं टेम्परेचर। हाँ भाई टेम्परेचर जिस दिन अधिक है उस दिन कहते हैं कि गर्मी अधिक है, मेज़र कर लिया। तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिखा कि सपोज़ कि मेज़रमेंट क्या होता है कि जैसे फिज़िकल क्वांटिटी वो चीज़ होते हैं जिसको हम लोग मेज़र कर पाएँ। जैसे कि अगर यदि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसको मैं मेज़र नहीं कर सकता हूँ, वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारा नहीं होता है। तो बेसिकली जिसको हम मेज़र कर पाएंगे, अगर नाप पाएंगे, तो जिसको हम नाप पाते हैं वही हमारा क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटी होता है। उसमें एक हम लोग फिर उसको एक हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सपोज़ दैट एक आयरन का रॉड ले लें और एक थर्मोकोल का रॉड ले लें, है ना। दोनों सपोज़ दैट मैं बोलता हूँ कि सेम लेंथ का है। अभी उसको मैं रखूं अपने हाथ पे तो देखता हूं कि आयरन वाला रॉड मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस करता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हमको प्रेस कर रहा है, जबकि सेम लेंथ का जैसे लेंथ खुद भी एक क्वांटिटी है। मैंने वो डिस्कस किया था, एक गुण है ना, जिसको हम लोग केवल उसके लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, उसको किसी और चीज़ से मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ लेंथ। और जैसे ये मैं अपने हाथ पे रखा तो वो मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस कर रहा है आयरन वाला, तो यहाँ पे हम लेंथ से उसके प्रेसिंग नेचर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो प्रेस कर रहा है तो वहाँ पे एक अलग क्वांटिटी आ गया, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि भाई ये मास है, और उस मास को हम इसके लेंथ के साथ हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये उससे भिन्न है, उससे अलग है। तो ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक तरह का कहें तो हम लोग क्वांटिटीज़ हो गए, है ना, जिसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी वो चीज़ हो गई जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, वन इज़ फंडामेंटल एंड द अदर वन इज़ डिराइव्ड। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि फंडामेंटल वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया। अभी मैंने बताया लेंथ को मैं मास से नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, मास को मैं लेंथ से नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये जो हो गया एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग किसी और चीज़ की मदद से हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक स्टैंडर्ड ही है, उसको और कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का। तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गए जो कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहारा लेना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये बेसिकली हम लोगों ने और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। जो बेसिकली एसआई में हम लोग जो एसआई यूनिट का बेनिफिट्स भी हम लोग देखे थे। तो एसआई यूनिट्स के बेनिफिट्स में ये था कि ऐसो भाई एमकेएस से थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। एमकेएस बेसिकली हमारे अपने इंडिया में चलता था, तो हर कंट्री का अलग अलग ये होता है, मीन्स मेज़रमेंट का तरीका होता था, है ना, जो कि साइंटिफिकली इट वाज ऑफ नो यूज़ बिकॉज अब जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए, है ना, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिससे जो हम बोले वो अगला भी समझ पाए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं क्रूड ऑयल ख़रीदना चाहता हूँ अमेरिका से, तो वहाँ पे बेसिकली चलता है कि गैलन में, और हमारे यहाँ चलता है लीटर में। तो अब ये फालतू का फिर एक कन्वर्ज़न आएगा कि हाँ भाई वो हमने बोला
कि हम मेरे को 100 लीटर्स चाहिए, अब वो उसको गैलन में कन्वर्ट करके देखेगा, फिर वो गैलन्स में हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेवजह का मतलब कि एक आदमी फंसाना हो गया कि उसको कन्वर्ट करे, देखे और फिर मेज़र करे। तो ये फालतू का, मतलब साइंटिफिकली इसका कोई तुक नहीं है, ये बेकार का टाइम किलिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक कॉमन सिस्टम में लाने का कोशिश करते हैं, जैसे एक कॉमन सिस्टम हो जाए जिससे जो एक आम बोलचाल की भाषा, जिसको हम लोग एक्चुअली क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अब हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से हर कंट्री में अलग अलग अपना यूनिट्स चलते थे, है ना। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ऐसे ब्रिटिश में हमारा FPS सिस्टम चलता था, फुट, पाउंड और सेकंड वाला सिस्टम चलता था। आप सपोज दैट हम वहाँ से कुछ सामान लाना चाहें, वो पाउंड में मेज़र करेगा और फिर हम लोग उसको किलोग्राम में ऑर्डर करेंगे, वो मेरे को पाउंड में, या फिर उसको कन्वर्ट करेगा पाउंड टू किलोग्राम एंड देन दे विल गिव। तो ये क्या है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साइंटिफिक तरीके से आप सोचें तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि ऐसो ये बेवजह का एक कन्वर्जन है ना, जिसको कोई नीड नहीं है। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जो हम भी समझें और वो भी समझे। फ्रेंच में जैसे चलता था हमारा CGS सिस्टम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये बेसिकली क्या है कि इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो देयर शुड बी अ कॉमन सिस्टम where the things should be communicated easily and there should means basically what is our objective key to reduce our time, है ना। we should not give lot many time to just conversion in converting kilogram to gram or pound, something like that. So it just gives it is of no use. So basically a body was developed that should govern that there should be a uniform system of the units all over the world. तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसका बेनिफिट्स भी हम लोगों ने देखा था SI यूनिट्स का। तो SI यूनिट्स का बनाया गया, जिसमें उसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था, जैसे MK सिस्टम से एडवांस वर्जन क्यों था, क्योंकि भाई वो केवल 3 सिस्टम को देखता था, है ना, लेंथ, मास, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स को देखता था। लेकिन यहाँ पे SI में क्या होता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और जिसमें से हम लोगों ने 7 + 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि काफ़ी बाद में 1975 के बाद उसको ऐड किया गया, क्योंकि उसमें भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि उसको किसी और चीज़ से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो था हमारा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। इसका अलग अलग SI यूनिट जो होता है हम लोगों ने वो भी देखा। अभी यहाँ पे क्या है कि इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड किए गए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड किए गए। इसको मैं बताता हूँ ये क्या क्या है। जैसे एक था हमारा प्लेन एंगल और एक था हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है भाई, जैसे कोई एक एंगल लिया, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जैसे ये मैंने एक एंगल लिया, अब ये एंगल को हम लोग किसी और मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते। ना इस एंगल को हम लोग लेंथ से बता सकते हैं, ना ये मास है, ना ये टाइम है, ना ये करंट है, ना ये कोई दूसरा चीज़ है ही नहीं। ये अपने आप में एक यूनिक क्वांटिटी है जिसको हम लोग को मेज़र करना। अब सपोज दैट ये हो गया, या फिर एक एंगल ये हो गया, ये सपोज दैट θ1 और θ2। अभी यहाँ पे इसको मैं किसी और दूसरे चीज़ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पे स्लोपिंग कम है तो एंगल कम, या स्लोपिंग ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा है। जैसे जैसे स्लोपिंग को बढ़ाते चले जाएंगे, एंगल और हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम ना तो लेंथ से, ना तो मास से, ना तो टाइम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ही आता है।
तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है, तो इसको हम लोगों ने डिनोट किया थीटा से, जिसका एंगल यूनिट होता है रेडियंस, इसका यूनिट होता है रेडियंस। और और यहाँ पे रेडियन को हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज में भी हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ऐसा होता है कि पाई रेडियन जैसे हम लोग लेते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कह सकते हैं 2 पाई इज 360 डिग्री। 2 पाई इज 360 डिग्री। नाउ वी नीड टू डिफाइन कि व्हाट इज 1 रेडियन। एक रेडियन को अब यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। एक रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब जैसे सपोज दैट ये हमारा आर्क एक बनाया, ये आर्क लेंथ r है और ये रेडियस भी r है, तो ये जो एंगल होगा, ये प्लेन एंगल जो होगा, दिस प्लेन एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियन, है ना। 1 रेडियन कब होता है, जब आर्क लेंथ, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू r और इज इक्वल्स टू रेडियस, यू कैन से, जब आर्क लेंथ जो रेडियस के बराबर होता है, तब उसी समय जो एंगल बन रहा होता है, प्लेन एंगल बन रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। जैसे वैसे भी हम लोग आर्क फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं दैट एस आर्क, ये आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू दिस एंगल थीटा। वी नो, ये हम लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे। तो आर्क लेंथ क्या है हमारा, r, और रेडियस भी है r, तो इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं थीटा क्या आ गया हमारा, 1 रेडियंस आ गया। तो 1 रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन हम लोग तब डिफाइन होता है जब आर्क लेंथ और रेडियस एक बराबर हो। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस, जब दोनों r के बराबर हो, तो उस समय जो हमारा जो एंगल सबटेंड हो रहा होता है, एंगल जो हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियंस, 1 रेडियन, है ना। फिर आता है हमारा एक सॉलिड एंगल। ये एक थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल जैसे हम लोग एक कोन बनाया, सपोज दैट एक कोन बनाया, ये कोन बनाया, तो ये जो आ रहा है ये तो प्लेन आ रहा है ना। ये कोन जो बनाया ये इस तरह से प्लेन आ रहा है, ये इस तरह से। अभी इसको हम एक टोपी भी पहना दें, मैंने आइसक्रीम फुल कर दे, ये एक टोपी मैंने पहना दिया ऊपर से, है ना। और ये मतलब कि ये ऐसे पूरा करके एक स्फीयर बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा होता है ये ऐसा गोल सा, है ना। मीन्स कहने का मतलब कि एक स्फीयर का हम लोगों ने ये ऐसा एक पार्ट निकाल लिया, कोन जैसा मैंने पार्ट निकाल लिया, ये एक स्फीयर हो गया सपोज दैट। और यहाँ से हमने ये एक कोन नुमा चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये जो एंगल बन रहा होता है इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉलिड एंगल। यहाँ पे जैसे कोन आप देखिएगा तो कोन में ये जो सरफेस होगी ये फ्लैट सरफेस हो गया, ये फ्लैट सरफेस नहीं, ये मतलब कि ये ऐसे जो है ना ये पूरा 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 गोल जा रहा है। और कोन में क्या होता है कि सिंपली ये होगा, ये हो गया कोन। अगर मैं किनारे से देखूं तो इस तरह से मेरे को दिखेगा कोन, ऊपर सामने से देखूं तो ये दिखेगा ऐसा गोल सा। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी साथ में अटैच्ड है ना। मीन्स ये जो पार्ट है यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इस तरह से है, हेमिस्फीयर जैसा, है ना। ये पार्ट है, ये केवल ये वाला पार्ट नहीं है, इसके ऊपर वाला पार्ट भी है। तो उस समय ये जो एंगल बना रहा होता है, ये जो गोल सा जो एंगल बना रहा होता है, इसी को कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये 3D वाला एंगल, 3D एंगल, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। तो जैसे क्या है कि अगर यदि इस स्फेरिकल छत को मैं बढ़ाता चला, जैसे ये, जैसे मैं
कोन जैसे मैं निकाला, ये कोन कैसे निकालूँ भाई, ये जैसे कोन मैं निकाल रहा हूँ, या फिर ऐसे समझने की कोशिश करिए आप। ये जैसे ये कोन है ना, ये कोन अगर यदि मैं इसके छत को बढ़ाता चला जाऊँ, ये क्या हो जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ जो एंगल आते जा रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और यदि ये पूरा का पूरा एक कवर कर जाए, ये पूरा का पूरा स्फेयर कवर कर जाए, ये पूरा का पूरा स्फेयर कवर कर जाए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। अच्छा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप ये जाने कि ये जैसे जैसे मैं ये स्फेरिकल छत को मैं बढ़ाता जाऊँगा, तो ये स्फेरिकल पोर्शन को मैं बढ़ाता जाऊँगा, तो ये सॉलिड एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये देखिए, ये कोन है, ये जैसे जैसे मैं स्फेरिकल छत ये वाले को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट इज़ योर सॉलिड एंगल, है ना। और जैसे जैसे ये स्फेरिकल पार्ट को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा, ये हमारा सॉलिड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसके यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। अब यहाँ पे आया कि 1 रेडियन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि 1 रेडियन क्या होता है। तो अब हम लोगों को है कि भाई व्हाट इज़ 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि ये जो हमारा सॉलिड एंगल आया है ना, तो ये जो हमारा सॉलिड एंगल है, ये मान लेते हैं आर, ये रेडियस है हमारा आर। तो ये जो एरिया आ रहा हो, ये जो ऊपर वाला एरिया आ रहा हो, ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, है ना। ये रेडियस आर है और ये वाला जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया है, वो आर स्क्वायर एरिया के बराबर हो जाए। तब जो सॉलिड एंगल होगा, तब जो सॉलिड एंगल होगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कब होता है, जब रेडियस इज इक्वल टू द एरिया of this part, area of top you can say is equals to area, not sorry, ये ऐसा नहीं होगा, area of top कहने का मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जो टॉप का एरिया, जब इसको मैं ऐसे में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको रहने दें, कि जब ये एरिया आर स्क्वायर आ जाए, रेडियस जो है, इफ रेडियस इज आर, ऐसे ना समझे, ये गलत हो गया। रेडियस को मैंने कहा आर, और ये जो एरिया आ रहा है टॉप एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब जो एंगल सबटेंड कर, तब जो ये सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होता है, उस केस में उसको हम लोग कहते हैं 1 स्टेरेडियन। सॉरी, ये गलत था। क्या बोल रहा हूँ कि जब ये रेडियस आर है और ये टॉप वाला एरिया हमारा आर स्क्वायर है, तब जो सॉलिड एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ये जो टॉप एरिया है वो आर स्क्वायर है, तब जो ये सॉलिड एंगल यहाँ जो हुआ उसको हम लोग कहते हैं 1 स्टेरेडियन। दैट इज योर 1 स्टेरेडियन। अभी यहाँ पे देखें कि ये ऐसे फैलता 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 क्या हो जाएगा कि ये कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा। कंप्लीट मान लेते हैं, ये पूरा फैलता फैलता ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको फैलाना स्टार्ट करूँ तो ये फैलता फैलता ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर स्फेयर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा, तो इस पूरे स्फेयर का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तब अगर यदि कंप्लीट स्फेयर बन गया, कंप्लीट स्फेयर फॉर कंप्लीट स्फेयर, ये जो हमारा टोटल एरिया बन जाएगा, टोटल एरिया ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब एरिया आर स्क्वायर होता है तब होता है 1 स्टेरेडियन।
अब यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो टोटल का टोटल कितना यहाँ पे सॉलिड एंगल बना? जब टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, देयरफॉर इस केस में जो सॉलिड एंगल होगा, इस केस में जो सॉलिड एंगल होगा वह होगा 4 पाई। कैसे निकाला? 1 स्टेरेडियन में आर स्क्वायर, तो 4 पाई यहाँ आर स्क्वायर एरिया में 1 स्टेरेडियन, तो 4 पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। आर स्क्वायर तो 1 स्टेरेडियन ही है ना, तो 4 पाई इंटू 1 स्टेरेडियन विल बी द टोटल सॉलिड एंगल। अगर मैं कंप्लीट स्फीयर के लिए मैं बात करूं, इस कंप्लीट स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? तो यह होता है 4 पाई। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पाई के टर्म में देखा कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री। 2 पाई 360 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सॉलिड एंगल ये कंप्लीट के लिए देखा जाए, जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट ले लिया जाए, एक कंप्लीट पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट करता हुआ ये ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे आ जाए, तो ये टोटल कितना आ जा रहा है? 2 पाई। ये यहाँ पे आ रहा है तो पाई आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस केस में सॉलिड प्लेन एंगल में एक ये हो गया आर्क, और ये जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँचा, तो ये कितना बन गया? पाई रेडियन। और ये बढ़ता बढ़ता अगर ये वापस से यहाँ पे आ गया तो ये टोटल कितना हो गया? 2 पाई रेडियन, है ना। तो उसी तरह से ये पूरा बढ़ता बढ़ता अगर पूरा हो जाए तो टोटल सॉलिड एंगल, ये कंप्लीट के लिए प्लेन एंगल कितना आया? 2 पाई। तो यहाँ पे कंप्लीट स्फीयर के लिए, ये कंप्लीट सर्कल में सॉलिड एंगल 2 पाई, यहाँ कंप्लीट स्फीयर में सॉलिड एंगल कितना आया? 4 पाई। यहाँ पे घूमता घूमता क्या बनेगा? ये सर्कल ही बनेगा, और यहाँ पे ये पूरा घूमता घूमता क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो मतलब एक सर्कल में जो प्लेन एंगल होता है वह 2 पाई होता है, और एक स्फीयर में जो सॉलिड एंगल हो रहा होता है वो 4 पाई होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्लेन एंगल में कंप्लीट क्या बनता है? सर्कल। तो उसके लिए क्या होता है? प्लेन एंगल 2 पाई। और वही यहाँ पे सॉलिड एंगल अगर स्फीयर के लिए देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। ये याद रखें। इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं एक बार फिर से मैं इधर दिखला देता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि एक इसको घूमता हुआ, ये यहाँ से घूमता हुआ ये बढ़ रहा है, ये एंगल ये मान लेते थीटा, ये हो गया, ये बढ़ता हुआ मान लेते यहाँ पे आया, तो अभी जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। और मान लेते हैं और घूमता हुआ ये वापस यहाँ पे आ जाए, तो ये इस समय जो एंगल बन रहा होता है कंप्लीट वो होता है 2 पाई। तो ये प्लेन एंगल के केस में टोटल के लिए क्या बना? सर्कल। तो प्लेन एंगल सर्कल के लिए बना, तो टोटल के लिए कितना होता है हमारा प्लेन एंगल? 2 पाई। वही अगर यदि स्फीयर देखें, सॉलिड एंगल देखें तो यहाँ पे क्या बनता है? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल के केस में कंप्लीट क्या बनता है? अगर कंप्लीट घुमा दे तो ये बनता है स्फीयर। तो ये हो जाता है हमारा सॉलिड एंगल 4 पाई। बस इतना ही। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा यूनिट्स का डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। यूनिट्स का डेफिनेशन देखो, अभी यहाँ पे देखोगे कि सब यूनिट्स का ऐसा उल जुलूल डेफिनेशंस दिया हुआ है ना, जो कि सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन क्या है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे यहाँ पे। जैसे हम लोगों को याद हो अगर कि व्हाट वाज द basic properties of the unit, must have practical and suitable size, easily reproducible, should not change with time, and must not change under the physical condition। ये दोनों खास करके ये easily reproducible है ना, उसका रेप्लिका आसानी से बन जाए। तो ये 3 चीज़ों को बहुत ही खास ध्यान में रख करके ही हमारे को क्या होता है कि बनाया जाता है, यूनिट्स का डेफिनेशन बनाया गया है ना। शुड नॉट चेंज विथ टाइम,
या फिर किसी भी कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन में चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे लेंथ का हम लोगों का कंसेप्ट आया कि लेंथ को भाई डिफाइन कैसे किया जाए। लेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि भाई सपोज दैट शुरू में हम लोगों ने मान लिया कि भाई ये हो गया हमारा एक रॉड हो गया और ये हमारा 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया मेरा। सपोज कहने के लिए मैं बोला कि ये 1 मीटर, ये एक रॉड ले लिया और उसका बनाया। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि सपोज दैट अगर ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है कि इफ स्पीड को मैं चेंज कर दूं, है ना, अर्थ का स्पीड अगर तेज हो जाए तो लेंथ भी बदल जाएगा, लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा जाता है कि अगर हमारा स्पीड बदल जाए अर्थ का तो लेंथ ऑफ रॉड, जो शुरू में एक लेंथ ऑफ रॉड ले लिया गया और उसके बाद फिर देखा गया कि अगर यदि यहाँ पे स्पीड बदल जाए तो ये इस रॉड का लेंथ ही बदल जाएगा। तो 1 मीटर का कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। भाई इसको मैंने 1 मीटर लिया है, अब स्पीड बढ़ने की वजह से इसका लेंथ बढ़ गया, इतना हो बढ़ गया, तो अब ये 1 मीटर हो जाएगा हमारा। तो ये चेंज ना करे किसी भी कंडीशन में, है ना। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि ऐसो कि हाउ कैन विद द मोशन द लेंथ वेरीज, तो ये आगे जब आप लोग पढ़ोगे इन योर हायर स्टडीज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि स्पीड के वजह से ना ही केवल रॉड ही नहीं, मास भी बदल जाता है ना, टाइम भी बदल जाता है। तब तो यहाँ से क्या होता है ना कि टाइम मशीन बनाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज करने के बाद हमारा बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि उसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो एक ऐसा डेफिनेशन बनाना चाहिए जो कि हर जगह वैलिड हो। बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी डेफिनेशंस ऐसा डेफिनेशन लो जो लें जो कि कभी बदले नहीं, ना तो जगह चेंज करने पे बदले, ना तो टाइम के साथ बदले, ना तो कोई भी फिजिकल कंडीशन के साथ बदले। मींस अर्थ में भी वही लेंथ हो, मार्स पे भी वही लेंथ हो, हर जगह वही पे लेंथ हो। तो लेकिन लेंथ अगर यदि हम एक प्रोटोटाइप ले करके कि एक रॉड को मैंने मान लिया 1 मीटर और इसी के हिसाब से सारा मेज़र करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि अगर स्पीड चेंज करते हैं तो यहाँ लेंथ बदल सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम लोगों ने बेहद उलझुलूल टाइप से हर का डेफिनेशन रखा है, जो कि सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वो मीट करता है। जैसे हम लोग लेंथ का क्या डेफिनेशन रखें, वो क्या है, जैसे इसका यूनिट होता है मीटर, तो व्हाट वी हैव डिफाइंड फॉर मीटर, मीटर इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल ऑफ 1/29972792458 ऑफ 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड का इतना। इसको क्यों लिया भाई ये हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का स्पीड नहीं बदलता, लाइट का स्पीड हमेशा सेम रहता है वैक्यूम में। तो ये लाइट का स्पीड नहीं बदलने वाला, तो इस वजह से इसको हम लोगों ने चूज़ किया और अपने डेफिनेशन बनाने के लिए बनाने में इसका हेल्प लिया। तो क्या है कि भाई एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दिस मीन्स व्हाट डज दिस मीन्स, ये इसका मतलब है कि 1/3 × 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 1/3 × 10⁸, एक्चुअली में 3 × 10⁸ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता है 2.99792458 × 10⁸, या फिर कह सकते हैं 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए इजी हो, इसलिए हम लोग 3 × 10⁸ लेते हैं। तो इसी से समझने का कोशिश करते हैं। मीन्स 1/3 × 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये कितना चल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है ना, 1 मीटर चल रहा है। मीन्स 1 सेकेंड में, दिस इम्प्लाइज 1 सेकेंड में ये कितना मीटर चलेगा, 3 × 10⁸ मीटर चलेगा, इसके मतलब के हिसाब से। तो
क्या है भाई कि दिस टाइम इतने सेकंड में, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1 मीटर चलता है और 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट लें तो क्या आ जाएगा 1/3 × 10⁸ सेकंड में कितना, ये 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है, तो 1/3 × 10⁸ सेकंड में ये कितना मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड में इतना है, यूनिटरी मेथड है ना, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1 मीटर चलता है, मीन्स 1 सेकंड में इतना मीटर चला, 1 सेकंड में इतना मीटर चला, मीन्स इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना मीटर चलेगा। तो 1/3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय, ये सिंपल यूनिटरी मेथड कि 1 सेकंड में इतना, तो 1 इतना सेकंड में कितना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये कट गया आपस में, बचा क्या 1 मीटर। तो ये इस तरह से हम लोगों ने 1 मीटर को डिफाइन किया। तो 1 मीटर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, 1 मीटर इज द लेंथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल ऑफ इतना ऑफ 1 सेकेंड, है ना। सुनने में बड़ा उलझुल, सुने तो ऐसा कभी कभी ऐसा लगेगा कि घबरा जाएंगे आप कि सो ये क्या क्या डेफिनेशन है भाई। चलिए अब उसी तरह से अब ये देखिए कब का दिया हुआ है 1983, मीन्स अभी 50 साल भी नहीं हुए, मीन्स लेटेस्ट डेफिनेशन है। उससे पहले वही रॉड वाला कंसेप्ट चल रहा था। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, साइंस में हम लोग हमेशा एडवांसमेंट की ओर देखते हैं और जो बेस्ट हो सके वो हम लोग लेने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ये डेफिनेशन बेस्ट लगा तो इसको एज्यूम कर लिया गया। क्यों एज्यूम कर लिया गया, क्योंकि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो कभी भी चेंज नहीं करता है, वो हमेशा सेम रहता है ना। अब ये रॉड का लेंथ तो बदल सकता है ना, यहाँ पे कुछ और कहीं और भी गया तो वहाँ का स्पीड कुछ और रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा डेफिनेशन बनाया लेंथ के लिए कि जो कि हर जगह पे, हर मीन्स हर प्लैनेट पे वो सेम रहे, कोई भी टाइम का इफेक्ट ना पड़े, ना तो वहाँ पे स्पीड का भी कोई इशू ना रहे, कोई भी फिजिकल फैक्टर का इशू ना रहे। तो इसलिए हम लोगों ने 1 मीटर को ऐसे डिफाइन किया, है ना। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास का क्या डेफिनेशन है। मास को हम लोग किलोग्राम, जो कि 1889 में बनाया गया था, उसके बाद से अभी तक कोई इसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ, वही चला आ रहा है कि एक मास का एक प्रोटोटाइप प्लैटिनम इंडियम सिलेंडर एक ब्यूरो ऑफिस में रखा गया है ना। बस वो रखा हुआ है ये प्लैटिनम इंडियम सिलेंडर, क्योंकि ये चेंज नहीं करता है इसका मास, तो उसको रखा गया है और उसी का प्रोटोटाइप सारे कंट्री बना के ले जाते हैं, ले गए और उसी को फिर उसका रेप्लिका बना करके हर स्टेट में गया, हर स्टेट से हर दुकान में आया, हर दुकान से फिर हर सब्जी वाले के पास आया और आप जाते हैं, बोलते 2 किलो आलू दे दो, तो वो 2 बाट रखेगा 1-1 केजी का और तौल करके आपको वो दे देगा। तो बेसिकली उसका ये ज़्यादा कुछ इसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ। तो ये क्या है कि वही प्लैटिनम इंडियम सिलेंडर जो रखा हुआ है ब्यूरो ऑफिस में, उसी का एक प्रोटोटाइप हम लोग बना करके यूज़ करते हैं, जो आपके अगल बगल में यूज़ होता है, जो दिखता है। फिर आया टाइम का डेफिनेशन, जो 1967 में है। इसको भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं। क्या है कि इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम-133 एटम। आई होप कि ये बाउंस कर गया होगा आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। अभी और हमने पढ़ा कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसके पास अपना फ्रीक्वेंसी होगा, रेडिएशन है तो उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सीजियम-133 एटम ले लिया। अभी यहाँ पे सपोज दैट एक सीजियम-133 एटम ले लिया
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है। अभी मैं अगर इसको एनर्जी दूं तो ये क्या करेगा, ये घूम करके अपना चक्कर बढ़ा देगा और हायर लेवल में चला जाएगा। ये घूम करके अपना चक्कर बढ़ा देगा और खुद हायर लेवल में चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा और यहाँ पे ये अनकंफर्टेबल फील करेगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा, ये वापस अपने प्लेस पे आने का कोशिश करेगा। इसको अगर एनर्जी मिले तो ये अपना चक्कर बढ़ा देगा और ये हायर स्टेट में चला जाएगा। अब जब ये उसको कंफर्टेबल जोन नहीं लग रहा है तो ये क्या करेगा, वापस से अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा। ये वापस कब आ सकता है, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि आपको हम लोगों ने 1 लाख रुपया दिया और पहुंचा दिया, रेगिस्तान में छोड़ दिया, लेकिन आप वहाँ पे परेशान होंगे कि मेरे पास 1 लाख रुपया तो है लेकिन यहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है। उससे अच्छा तो है भाई यहाँ पे 10 रुपये ही है लेकिन यहाँ पे एक दुकान तो है कि कम से कम आइसक्रीम तो खा लें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको कुछ ये नहीं मिल रहा है, एक तो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, कुछ है ही नहीं, पैसा तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है उसका, तो ये वापस से यहाँ पे आएगा। तो ये कब आ सकता है, जब ये यहाँ से उस एनर्जी को छोड़ेगा। और वो एनर्जी को किस फॉर्म में छोड़ता है, चमक के फॉर्म में छोड़ता है, लाइट के फॉर्म में छोड़ता है, रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता है ना, रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ देता है। तो ये जो रेडिएशन है ये खास करके सीजियम हम लोग लेते हैं क्योंकि इसका जो इससे एक स्पेसिफिक लाइट का कलर चाहिए होता है जो कि यहाँ से हम लोग को सीजियम से हम लोग को मिल रहा होता है। तो ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन जो छोड़ता है, इसका पीरियड ऑफ जो रेडिएशन हो रहा होता है, इसका जो पीरियड ऑफ रेडिएशन जब इतने के बराबर हो रहा होता है तो जितने सेकंड में इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन ये छोड़ता है ना, इतना पीरियड्स ऑफ रेडिएशन जब छोड़ता है जितने सेकंड में, उसी को हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे है कि इस लेवल से इस लेवल पे जो गया तो एनर्जी अपना जो रिलीज़ किया तो उसका जो रेडिएशन होगा वो इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन जितने सेकंड में छोड़ता है, जितने टाइम में छोड़ता है, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन में इतना रेडिएशन वो जितने टाइम में छोड़ता है उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। मतलब समझ जाइए कि 1 सेकेंड में ये इतना पीरियड ऑफ रेडिएशंस वो निकालता है। तो दिस इज व्हाट इज 1 सेकेंड। और ये इसलिए हम लोगों ने लिया कि सीजियम, क्योंकि सीजियम क्या है कि अपना ये इसका फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता किसी भी कंडीशन में। वो इस पीरियड ऑफ रेडिएशन को वो चेंज नहीं करने वाला है, चाहे आप अर्थ पे रहे, चाहे आप मून पे रहें, चाहे आप मार्स पे रहें, कहीं भी रहें, ये एक फिक्स लाइट एमिट करता है और उसका पीरियड ऑफ रेडिएशन भी फिक्स होता है। तो उससे क्या है कि इसलिए तो हम लोग क्या होता है कि जब भी हम लोग जा रहे होते हैं स्पेस में जा रहे होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो सीजियम वॉच को यूज़ करते हैं। वो जनरल वॉच लेकर के नहीं जाते हैं। अगर जनरल वॉच लेकर के जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ समय, वहाँ पे कुछ और समय दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो जनरल वॉचेस में बाकी सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा क्या होगा कि ये जो 1 सेकेंड का जो कंसेप्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा और पता चलेगा कि जो रॉकेट मंगल ग्रह पे गया उसका टाइम ही बदल गया। तो कहने का मतलब कि इट विल बी नॉट सेम, नॉट यूनिफॉर्म विद द अर्थ, में अर्थ का टाइम और उसका टाइम में डिफर कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीजियम क्लॉक्स बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उसी को यूज़ करते हैं, बिकॉज उन पर बाहरी कोई चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो साइंटिफिक घड़ियाँ होती हैं वो सीजियम से ही बनती हैं, है ना। तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन इसको हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा बस इतना ही सा है कि बाकी सब चीज़ों का, एक्सटर्नल फैक्टर का इन पे कोई इम्पैक्ट ना हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए 1948 में बनाया था, जिसका यूनिट होता है 1 एम्पियर। अभी 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया कि जैसे ये जो 2 वायर है, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है ना, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है,
दोनों का लेंथ 1 मीटर लिया गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 रखा गया। और ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि दो करंट वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये आगे जा कर के पढ़ोगे कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर मीन्स दो वायर में इन द सेम डायरेक्शन अगर करंट जा रहा हो तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन के फोर्स को मेज़र करने के लिए हम लोगों ने यहाँ स्प्रिंग लगा दिया, तो जब ये 1 मीटर का लेंथ का वायर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग सेंड कर दिए। और जब फोर्स ये इतने के बराबर लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर जब फोर्स लगेगा, उस समय जो करंट होता है दैट इज़ 1 एम्पियर। बड़ा उटपटांग सा है, लेकिन ये इस तरह से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर को कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि जब दो पैरेलल वायर में सेम करंट जा रहा है और दोनों पैरेलल वायर 1 मीटर लेंथ का है और दोनों पैरेलल वायर के बीच का डिफरेंस भी 1 मीटर होता है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होता है वो 1 एम्पियर। वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तब उस समय जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन, जिसका यूनिट होता है केल्विन। तो केल्विन को कैसे डिफाइन किया? केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.6 ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ये ट्रिपल पॉइंट होता है, ये वो टेम्परेचर हो गया, वो पॉइंट हो गया, वो टेम्परेचर हो गया जिस पे वाटर अपने तीनों स्टेट में होता है। वाटर इज फाउंड इन ऑल इट्स 3 स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स में मिलेगा अपना। 3 स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रॉक्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखोगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखोगे कि आपको वहाँ पे पिघली हुई बर्फ़ भी दिखेगी, एक सॉलिड बर्फ़ भी दिखेगी और भाप भी निकलता हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर पे बर्फ़ जो है, पानी जो है वो अपने तीनों स्टेट में, पिघली हुई बर्फ़ भी दिखती है, भाप भी निकल रहा होता है और सॉलिड भी, मतलब कि अपने तीनों स्टेट में वो पाया जाता है। और 0 डिग्री जो हो गया 0 डिग्री टेम्परेचर जो हो गया, 0 डिग्री ये जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री जो हो गया वह इतने के बराबर होता है। तो 1 केल्विन कितना हो गया? देयरफॉर 1 केल्विन इज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। तो वही इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं 1 केल्विन को, क्योंकि किसी भी सूरत में ये ट्रिपल, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमेशा सेम होना चाहिए, कोई भी बाहरी प्रभाव ना पड़े। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये हमेशा फिक्स होता है जो कि 0 डिग्री पे ही मिलता है ना। फिर होता है हमारा नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग जिसका हमारा यूनिट होता है मोल, और इसको जो दिया गया था इन द ईयर 1971। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contains elementary entities of as there are atoms in 0.12 kg of carbon atom। अभी क्या होता है कि जब हम लोग गिनती कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गिनती हो रहा है कि अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक हाइड्रोजन लाओ भाई, एक हाइड्रोजन लाओ और 2 ऑक्सीजन लाओ, दोनों को मिला दो तो और वाटर का एक बूंद बना लो। तो ऐसा तो है नहीं कि हम डब्बे से एक हाइड्रोजन पकड़ के निकाला। और तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, वो एटम को तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं,
तो उसको लेने का क्या तरीका, उसको समझने का क्या तरीका, उसको गिनने का क्या तरीका है, तो उसको गिनने का तरीका है कि भाई एक मोल ले लो, है ना, और एक मोल में कितने एटम्स होंगे ये हम लोगों को पता है कि एक मोल में जो एटम्स होंगे वो एवोगाद्रोस नंबर के बराबर होंगे। ये आप लोग शायद पढ़े होंगे 9th में, जो 9th में है मोल कंसेप्ट। 1 मोल मीन्स कितना नंबर ऑफ एंटिटीज हो गई यहाँ, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, ये हम लोगों को पता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग को समझ में होता नहीं है और हम लोग सीधा बना रहे होते हैं, रिएक्शंस वगैरह लिख रहे होते हैं, 2 हाइड्रोजन लिया, 1 ये लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मोल के टर्म में लिया है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ना ऐसा तो नहीं ना कि डब्बे से निकाल लिया मैंने एक हाइड्रोजन एटम, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली गिनती इस तरह से की जाती है और हमारे को ये मालूम है कि एक मोल में इतने एंटिटीज होंगे, ये हम लोगों को पता है। जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 अगर मैं बोलूं तो इसमें कितने, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले तो कितना ग्राम हो गया यहाँ पर, है ना, मीन्स इतना एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने एटम्स होंगे। अभी ये इतने एटम्स मिलाकर कितने ग्राम होंगे, है ना। तो इसको मैं ग्राम में ये देखूं तो कितना आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है 8, तो 8 2 जा 16 ग्राम, मीन्स इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला करके कितना बनता है, 16 ग्राम बनता है। कुछ इस तरह से ये मोल कंसेप्ट है। ये आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है यहाँ पे क्या होता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मतलब होता है जो उसमें सिंगल वेवलेंथ हो, जैसे सन में जो होता है, सन से जो लाइट मिल रहा होता है दैट इज़ नॉट मोनोक्रोमैटिक, वो सिंगल वेवलेंथ नहीं होता है, वो मल्टी क्रोमैटिक होता है। बेसिकली वहाँ पे 7 कलर्स होते हैं लेते हैं, लेकिन होता है वहाँ पे और भी ज़्यादा कलर्स होते हैं। तो मोनोक्रोमैटिक मीन सिंगल वेवलेंथ। अभी जो LEDs वगैरह जो आते हैं वो बेसिकली बहुत हद तक मोनोक्रोमैटिक ही होते हैं। तो यहाँ पे जब वो रेडिएशन होता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी है ना, and that has intensity in a direction of 683 watt per स्टेरेडियन, मीन्स एक स्टेरेडियन से इतने वाट का जो लाइट हमारा दे रहा हो ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 कैंडेला। उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 कैंडेला, है ना। तो ये हम लोग जो लेते हैं ये होता है पीला लाइट, है ना, 540 सोडियम लैंप ले लिया जाता है इसके लिए, है ना। और एक स्टेरेडियन से इतना वाट का जो इंटेंसिटी निकल रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 कैंडेला। या फिर इन आसान भाषा में इसको समझने की मैं बताऊं तो एक मोमबत्ती का जो चमक होता है दैट इज़ 1 कैंडेला। So these are the definitions of the basic fundamental quantities. In the next video we will be discussing about its application. Thank you.